पता नहीं कहाँ घूम गए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ, डेरिवेशन ऑफ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ, डेफिनीशन ऑफ लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। इज़ अ बेसिक टॉपिक जो आपके 5 साल जो हैं लॉ के पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, वो हर क्लास में आपको किसी न किसी बुक में कभी 1, कभी 2, कभी 3 सब्जेक्ट में जो है लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो लॉ क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है, यानी ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ, ये वर्ड क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, हम इसको किस मीनिंग में लेते हैं, कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। आपको कोई भी क्वेश्चन आए लॉ से रिलेटेड, मे बी इज़ इंटरनेशनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, कोई भी काइंड आ जाए लॉ की, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ आ जाए, सोर्सेज ऑफ लॉ आ जाए, मतलब लॉ से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी बात आ जाए, तो आप ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ तक डेफिनीशन तक आप इसमें कोड कर सकते हैं। इज़ ए जर्नल, जो कि ये टॉपिक है, ये जर्नल है, ये हर एक में आप इसको पुट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट है, तो आप इस चीज़ को उसमें लिख कर तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी आपकी इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेगा या आपको माइनस नहीं करेगा, इसलिए कि इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिएगा जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लॉ? डिराइव्ड यानी डेरिवेशन, इसको डिराइव्ड कहाँ से किया गया? ये एक जर्मन वर्ड है लैग, जिसका मतलब है फिक्स्ड, लिमिटाइज करना, लिमिट करना, फिक्स्ड करना, आपको किसी हद में रखना, आपको महदूद करना। इट्स मीन के लॉ का मतलब ऐसा है जिसके ज़रिए आपको महदूद कर दिया गया है, लिमिटाइज कर दिया गया है कि आपने जस्ट इस रो में रहना है, इस बाउंड्री में रहना है, इससे बाहर नहीं आना। दूसरी बात, जब हम इसको इसके मीनिंग में आएंगे, द टर्म लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे असूल, ऐसे रूल्स, ऐसे आपके बताई हुई जो आप कहते हैं बयानात या आपकी अहम बात, जो कि एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, यानी आपकी स्टेट है वो एनफोर्स करती है फॉर द पर्पस ऑफ पीस, अमनो अमान को कायम रखने के लिए। जब आप इस मीनिंग में आएंगे तो आपको इसकी डेरिवेशन का मतलब समझ आ जाएगा कि हमने जो फिक्स्ड कहा उसका मतलब यहाँ पर फिक्स्ड क्यों था और हमने लॉ को इसमें मीन में कैसे लिखा। देखिएगा, हमने कहा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अमनो अमान को कायम रखने के लिए आप लोगों के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, आप लोगों के ऊपर लागू किए जाते हैं। इट्स मीन के अमनो अमान कब कायम करना पड़ेगा आपको? जब आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जब आपको मसाइल होंगे, जब आप लोगों को के डिस्प्यूट्स होंगे, जब आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों के दरमियान थोड़ी लड़ाई है, थोड़ा मसला है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे असूल और ज़वाबित की ज़रूरत है कि आपको लिमिटाइज किया जाए कि आप ऐसा काम ना करें और ऐसा करें। तो उन असूलों को, उन रेगुलेशंस को, उन असूल को, यानी उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को जो स्टेट आपके ऊपर बाउंड करती है, इज कॉल्ड लॉ। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? आपकी डेफिनेशन ऐसे है कि द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचान करवाना, आप लोगों को बताना, आप लोगों को आगाही देना। तो जो रिकॉग्नाइज्ड भी कराए गए हैं और अप्लाइड भी किए गए हैं बाय द स्टेट, किसने कहा? ये डेफिनेशन दी गई है बाय सॉलमेंट की तरफ से कि ऐसे असूल, ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट आप पर अप्लाई भी करती है और रिकॉग्नाइज्ड भी करती है, इज कॉल्ड लॉ। इसी लॉ को ग्रीन ने अपने लफ्ज़ों में यूं डिफाइन किया है, द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच द स्टेट एंड फोर्सेस। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोगों को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता है तो इट्स मीन लॉ। एक बंदे के राइट्स दूसरे की ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। आपका हक है कि आपको कत्ल ना किया जाए, जिंदा रहने दिया जाए। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कत्ल ना करूं, मेरी ड्यूटी है मैं आपसे आपकी ज़िंदगी को छीनूं ना। और अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या किया जाएगा? कानून के तहत, यानी लॉ के तहत, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो कानून ने, जो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट ने आप पर इम्पोज किए, आपको पिनलाइज किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी और आपको कानून के ज़रिए ही सज़ाएं जो हैं वो दी जाती हैं। अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी बात
समझ आ जाएगी। तो इट्स मीन कि यहाँ तक का जो आपका टॉपिक था, आपने पढ़ा कि लॉ है क्या, इसके मीन क्या हैं, और अलग अलग फिलोसफर ने इसे किस तरह से डिफाइन किया। नेक्स्ट बात अब हम करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर आप ये बात कर सकते हैं कि लॉ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट, इट अप्लाइज टू ऑल पीपल ऑफ द स्टेट। हमें ये बताता है इक्वलिटी के बारे में। मेरा लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुकी हूँ मैं आपकी इक्वलिटी पे, रूल ऑफ लॉ पे, जो कि डिसाई ने आपको दिया था। उसने कहा था अगर आप चाहते हैं कि लॉ की बात करें कि लॉ क्या है, तो आप इस बात पर को फॉलो करें और इस बात को एप्लीकेबल करें सब लोगों पर कि लॉ मस्ट बी इक्वल, यानी लॉ के सामने इन दी आइज ऑफ लॉ आप सब जो हैं वो इक्वलिटी की बेस पे बात करेंगे और आप सब जो हैं वो इक्वल हों। उसने ये कहा था एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिच एंड पुअर पर्सनालिटीज़। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लेकिन वो आती हैं इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, वो आपके लॉ के ज़रिए नहीं आती हैं। वो इंटरनेशनल लॉ में आपको जो है वो पता चलता है कि आपकी एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है, लाइक आपके जो है एम्बेसडर्स वगैरह, उन पर जो है ये लागू नहीं होता कि वो सिविल मैटर्स में जो है अदालतों में आएँ और अपनी बात का जो है वो बयान करें। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की बेस पे, लॉ जो है सब पर एप्लीकेबल है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। उसके 8 से 28 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, उसमें आपको बताया जाता है लाइफ एंड लिबर्टी एंड अदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम लाइफ की बात करें तो उसमें ये कहा गया है नो वन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड लिबर्टी। किसी बंदे को उसकी लाइफ और लिबर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होगा तो उसको पिनलाइज किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। और यहाँ पर बात करेंगे हम इक्वलिटी की, कि जान जो है वो हर बंदे की है, अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया से है, वो किसी मॉडल टाउन से है, या वो किसी अच्छे घराने से है, वो किसी गरीब घराने से, कुछ कंसर्न नहीं है, लॉ सब पर एप्लीकेबल है। जिसने भी कत्ल किया उसको 302 उस पर जो है वो एप्लीकेबल है, और जिसका कत्ल हुआ उसकी फैमिली जो है उसको रिड्रेस किया जाएगा, उसको जो है वो कंफर्ट किया जाएगा। दूसरी बात है लॉ इज़ डेफिनेट एंड एप्लीकेबल यूनिवर्सली, मतलब लॉ जो है वो हमेशा डेफिनेट होना चाहिए और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं और अगर आप लोग यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या गलत काम करते हैं, तो आप अगर किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाते हैं तो वो गलत ही माना जाए। आप वहाँ से जब भी वापस आएंगे, या आपका अगर उस मुल्क के साथ एक्सट्रेडिशन का मुआहदा है, तो इंटरपोल के ज़रिए हम आपको वहाँ से मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं और अपने मुल्क में आपको सज़ा दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट बात, और डेफिनेट का मतलब है मुकम्मल और कंप्लीट होना चाहिए। कोई शक व शुबा ना हो कि अगला बंदा ये कहे जी सॉरी फॉर दैट, मुझे ये पता नहीं था कि अगर ऐसा करेंगे तो इसकी सज़ा ये होगी। मतलब इतना डेफिनेट हो, कंप्लीट हो कि हर बंदे को पता हो कि अगर वो किसी की जान लेगा तो उसको सजाए मौत हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑलवेज एक्ट्स थ्रू लॉ। स्टेट हमेशा कानून के ज़रिए ही आप लोगों पर जो है वो रूल करता है। आप लोग जब पढ़ते हैं स्टेट के बारे में तो उसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हैं कि देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट, उसकी एसेंशियल्स में ये बात है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ मेक करना और उसको इम्पोज करना, आप लोगों पर एनफोर्स करना, लागू करना, और उस कानून के ज़रिए ही आप लोगों को चलाया जाता है। अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, आप इस क्लास की एग्जांपल ले लें, आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, किसी डिपार्टमेंट की ले लें, आपको पता चलेगा कि कभी भी किसी रूल के बगैर, आप किसी असूल के बगैर, या एक लाया अमल जो आपने बनाया है या कोई आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बगैर आप कभी भी किसी चीज़ को चला नहीं सकते, आप उसको लेकर आगे नहीं जा सकते। आपको एक लिमिटाइज करना पड़ता है, आपको उन बंदों को एक हद में रखना पड़ता है, आपको उन्हें बताना पड़ता है कि आपकी हद इतनी है और आपने इस हद तक रहना है। अगर आप इससे आगे आएंगे, बियॉन्ड द लिमिट काम करेंगे, अपनी हद को पार करेंगे, तो आपको सज़ा दी जाएगी। फिर ही उस दायराकार में रहते हुए आप जो है उसको ठीक तरीके से चला सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे है कि इट रेगुलेट्स द ह्यूमन कंडक्ट, आप लोगों के बारे में बताता है कि क्या करेंगे आप। लॉ इज एनफोर्स बाय द सुप्रीम अथॉरिटी टू द स्टेट,
खाली स्टेट के बारे में नहीं, अगर आप अपनी क्लास की एग्जांपल ले लें तो किसी के पास अथॉरिटी होगी तो लॉ एप्लीकेबल होगा। लाइक दिस कि अगर मैं आपको कहती हूँ कल आपने 9 बजे क्लास लेनी है तो आप सब यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अगर आपकी क्लास से कोई लड़का उठ के कह देता है जी कल क्लास 9 बजे होगी, तो उम्मीद है कि 90% लोग मजाक में इस बात को उड़ा देंगे कि इसकी कौन सी बात है, इसने ये बात की। तो इट्स मीन सॉवरेनिटी, मेरे पास इख्तियार है, आई एम ए सॉवरन पर्सनैलिटी, मेरे पास सॉवरेनिटी है आपकी क्लास की हद तक, आपकी जो है वो इस सब्जेक्ट की हद तक, कि मैं आपको कह सकती हूँ कि भाई आप 9 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, 11 बजे आएँ, ये मेरी बात है। आप लोगों के लिए जो है वो लाजमी होगा कि आप लोग उसको माने, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो हो सकता है मैं आपको पनिश करूं कि नेक्स्ट 2 क्लासेस में आप मत आइएगा क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अगर कोई और होगा, सॉवरन नहीं है, आपका ही क्लास फेलो है, तो आप कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है मस्ट हैव बाइंडिंग करेक्टर। आपकी जो पनिशमेंट्स हैं मस्ट हैव बाइंडिंग करेक्टर, मतलब वो सब पर बाइंडिंग होंगी, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी। इसमें कंसेप्ट पनिशमेंट्स का है। नेक्स्ट में आपको बता देते हैं कि पनिशमेंट आल्सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। आपके मुल्क के एक लॉ की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड। आपकी पेनलाइजेशन है, उसमें सारी पीनल्स के बारे में बात की गई है, सज़ाओं के बारे में। पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें बता दिया गया है कि अगर कोई बंदा चोरी करेगा, मतलब उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मौजूदगी के बगैर, उसकी कॉन्सेंट के बगैर, अगर आप उसकी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इस कार्ड आपने क्या किया, थेफ्ट, चोरी। और पाकिस्तान पीनल कोड इसके बारे में कहता है 379 में कि उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो आपका ये क्या है, पाकिस्तान पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे ही और लॉज, ये किसने दिए आपको, आपकी पार्लियामेंट ने, आपकी सॉवरेन बॉडी ने। तो वो आपको बता रही है कि किस तरह से आपको जो है वो सज़ाएं दी जा सकती हैं। इसी में आप और एग्जांपल 302 की मर्डर की भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपके पाकिस्तान पीनल कोड में बता दिया गया है कि अगर आप किसी को उसकी लाइफ